हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरुसल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में ग्रेविटेशन टॉपिक को कवर करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन कहलाता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका जो एग्जांपल है, वो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर से छोड़ते हैं तो अर्थ उसको सीधा अट्रैक्ट कर लेगा। हमने देखा होगा कि जो प्लैनेट्स हैं सारे, वो सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल है। इनमें फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों के मासेस के प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहां पर इसका फॉर्मूला है, ये जो फोर्स है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो आर है यहाँ पे वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा जी, जिसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस हमने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह चलता है इसका। ठीक है, जैसे कि फोर्स जो अर्थ को बाइंड करता है। ठीक है, हम लोगों को जितने भी अर्थ पे जो भी चीज है उसको अर्थ से बाइंड करता है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही फॉलो करता है। ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून को अर्थ से बाइंड कर रहा है, मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। प्लैनेट्स, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग नियर द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के बीच में और कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ के पास है, उन दोनों के बीच में जो लग रहा है फोर्स, उसको वो ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं क्योंकि अर्थ इसको ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। फ्री फॉल क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसी हाइट पर से उसको छोड़ते हैं और उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है तो वो फ्री फॉल होगा। ठीक है, when objects fall towards earth under the influence of earth's gravitational force alone, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है उस पे, उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो फ्री फॉल होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर से छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड डाउन freely from a height, it begins to fall towards earth under the gravity and its velocity of fall continuously increases. वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ओर सीधा उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो वेरिएशन उसको देखते हैं हम लोग। ये किस पे डिपेंड होगा? सबसे पहले तो जो अर्थ का शेप है, ठीक है, अर्थ के शेप की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि अर्थ, हम लोग का अर्थ जो है वो पूरा स्फीयर नहीं है। ठीक है, वो जो पोल्स है, पोल्स पर अर्थ का जो रेडियस है वो कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पोल्स पर ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स और मिनिमम होती है इक्वेटर पर। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया कि अर्थ जो है वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है, उसका जो रेडियस है वो पोल्स पर कम है। और हम लोग को पता है कि जो ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। ठीक है, अगर रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगा। हम यहां पर देख सकते हैं, ये रहा। अगर फोर्स में यहां पर हम mg लगा दें, ठीक है, तो mm ये कट जाएगा, g बच जाएगा, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा? gm2, जो कि अर्थ का हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ हाइट, मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से और ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? तो वहां पर जो है उसका रेडियस है, अर्थ के रेडियस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी है वो, एज वी मूव अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम
आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पर तीसरा केस देखिए, इफेक्ट ऑफ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जब हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर लेके जाएंगे तो उस पर क्या होगा, तो उस पर सीधा जो है ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जी का जो वैल्यू है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, तो उस हिसाब से तो बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो मास है, मास जो है ये रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी होता है, तो यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस भी है, जिसकी वजह से अर्थ जो है, ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट का, वो अर्थ के इनसाइड जीरो हो जाता है। रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। अगर अर्थ का मास m है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है, जो फ्री फॉल पोजीशन में है, उसका मास m है, स्मॉल m, तो F इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू एन अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो फोर्स का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है mg, वो लग जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी है g, उसका वैल्यू gm अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन होता है। कैपिटल जी यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास एंड वेट। मास क्या होता है, इट इज अ टोटल कंटेंट ऑफ अ बॉडी विच मेजर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ये एक बॉडी का टोटल कंटेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से इनर्शिया जो है, इनर्शिया इफेक्ट पड़ता है, इनर्शिया पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमने इनर्शिया वाले चैप्टर्स में भी देखा था कि अगर मास ज्यादा होता है मास, तो उसमें इनर्शिया जो है ज्यादा लगता है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो केजी है। वहीं पर वेट क्या है, वेट है अगर मास पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ पे, तो वो वेट हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उसको मिला के होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन हो जाएगा। मास जो होता है बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन जो वेट है, वेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इसका मतलब कि जो वेट है वो चेंज होता रहेगा। आगे देखते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब देखिए मून का जो वेट है, ठीक है, अगर अर्थ से कंपेयर करें तो मून का जो मास है वो कम है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी लगेगा मून से, ठीक है, वो भी कम होगा। तो वो कितना होता है, तो 1/6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। अब हम देखते हैं कि लिफ्ट में जो बॉडी का वेट होता है उस पर क्या इफेक्ट होता है अगर लिफ्ट ऊपर नीचे अगर जाए तो। व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड, अगर कोई कोई पर्सन अगर लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है, तो अगर हम उसका वेट करें और वो लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर एक तो ग्रेविटी लग रही है नीचे, ठीक है, और दूसरा लिफ्ट जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेट जो है वो हो जाएगा W इक्वल टू एम जी प्लस ए जो है एक्सेलेरेशन है, जिससे जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से अगर लिफ्ट जो है नीचे जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जी माइनस ए लग जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा एम जी माइनस ए, ये वेट हो जाएगा। अगर लिफ्ट जो है, अगर लिफ्ट में जो पर्सन है वो रेस्ट पे है, तो उसका सीधा सीधा जो वेट है mg हो जाएगा, ठीक है। और फ्रीली फॉल बॉडी पे उस पे तो एक्सेलेरेशन हो ही नहीं रही, ठीक है, वो जो है व्हेन व्हेन द लिफ्ट फ्रीली फॉल्स, ठीक है, देन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, उस पर जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड जो स्पेस होता है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये मेजर होता है न्यूटन पर किलोग्राम के हिसाब से, इसका ऐसा यूनिट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम किसी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है और उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को जब हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं उस ग्रेविटेशनल फील्ड में,
ठीक है, तो उस पर जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस होगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स ने 3 लॉज दिए थे, ठीक है, मोशन, प्लैनेटरी मोशन को लेके। इसका जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट, ठीक है, सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो इलिप्स शेप फॉलो करेगा। इट स्टेट्स दैट द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन फॉलोज द शेप ऑफ इलिप्स, और सन जो एक फिक्स्ड पॉइंट पर रहेगा। अब देखिए, अगर वो प्लैनेट, ठीक है, अगर सन के सबसे नजदीक में है, ठीक है, अगर वो प्लैनेट सन के सबसे नजदीक में है तो उसको हम लोग पेरीहेलियन कहेंगे, और वो सबसे दूर पे है तो उसको हम लोग अपहेलियन कहेंगे। केपलर्स का सेकंड लॉ, केपलर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लैनेट है, ठीक है, जो प्लैनेट अगर मूव कर रहा है ए टू बी, और उसने जितना टाइम लिया, ठीक है, यहां पर मूव करने में, और कोई दूसरा जो प्लैनेट है वो सी से डी मूव कर रहा है, ठीक है, और उसने जितना भी टाइम लिया मूव करने में, तो जो एरिया बन रहा है उनका, जो उनका एरिया बन रहा है वो सेम होगा। Thus, if the time of traveling of a planet from A to B and from C to B is same, then the areas AOB and COD are equal. केपलर्स का थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर टाइम ले रहा है जितना एक सन को पूरा रिवॉल्व करने में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका सेमी मेजर एक्सिस से। इट स्टेट्स दैट द क्यूब ऑफ mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of the orbital period। मतलब कि जो प्लैनेट जो टाइम ले रहा है एक सन को पूरा रिवॉल्व करने में, उसका स्क्वायर जो है उसका सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है कि कोई भी अगर छोटा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो सैटेलाइट ही कहलाएगा। ठीक है, बॉडी विच कंटिन्यूअसली रिवॉल्व्स अराउंड एन ऑर्बिट अराउंड द कंप्लीटली मच लार्जर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो। ये यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखा है कि अगर मून जो है, ठीक है, या फिर मून या फिर कोई भी स्मॉलर बॉडी किसी लार्जर बॉडी के अराउंड अगर रिवॉल्व करता है तो उसका जो ऑर्बिट करने का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा। ठीक है, if a satellite of mass m is orbiting around the earth with r radius and by vo velocity, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लग रही है, जिसकी जो बैलेंस कर रहा है उसको, उस सैटेलाइट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r के। ठीक है, ये mm कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो ये हो जाएगा हमारा। और जैसा कि हमें पता है कि जो g होता है वो ये होता है, हमने ऊपर देखा था अभी। ठीक है, तो इन दोनों में जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा v ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू re जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन r। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है उससे बाहर चली जाए। ठीक है, और ये मास ऑफ अर्थ, it depends on mass and radius of planet from the surface of which is body is projected। ठीक है, the escape speed does not depend on angle of projection। ये angle of projection पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और मास पर भी डिपेंड नहीं करता है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है उसका मास कितना है उस पर भी ये डिपेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यहां पर देखिए, अगर अर्थ का मास me है और उसका रेडियस re है तो इसके वेलोसिटी जो है वो ये हो जाएगी, इसके वेलोसिटी इक्वल टू √2g me अपॉन re। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारे टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।